क्या कभी सोचा है कि पानी की कुछ धाराएं किसी पूरे राज्य का इतिहास और भूगोल कैसे लिख सकती है? आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के जाल की इसी पहेली को सुलझाएंगे। यकीन मानिए, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए अपनी ये पड़ताल शुरू करते हैं। इस उलझे हुए नदी के जाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी कोड को क्रैक करना होगा। एक ऐसा सुराग जो इस पूरे सिस्टम के कई राज खोल देगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी नदियां आखिर एक ही दिशा में क्यों बहती हैं? भई ऐसी कौन सी ताकत है जो इतने बड़े राज्य में सारी नदियों को एक ही रास्ते पर चला रही है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है। एक कुदरती झुकाव। पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, और पानी का तो सीधा सा नियम है, वो हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा। बस भूगोल की सी एक नियम ने सारी पहेली सुलझा दी। अच्छा, अब जब बहाव का फंडा समझ आ गया है तो जांच के अगले लेवल पर चलते हैं। यहाँ हम नदियों को उनके निकलने की जगह यानी उद्गम के आधार पर 3 अलग-अलग पर्सनालिटी में बांटेंगे, और इसके लिए हम एक बड़ा मजेदार फाइनेंशियल एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हैं हिमालय की नदियां। इन्हें हम कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर्स से निकलती हैं, जहां बर्फ का एक परमानेंट स्टॉक है। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसा पक्का रहता है, वैसे ही इनमें साल के 12 महीने पानी लगातार बना रहता है। ये कभी नहीं सूखती। दूसरी हैं मैदानी नदियाँ, जो हमारे सेविंग्स अकाउंट की तरह हैं। ये झील, तालाब या दलदली जमीन से निकलती हैं, जैसे गोमती नदी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। इनका वाटर लेवल बारिश पर डिपेंड करता है। बारिश हुई तो पानी बढ़ गया, नहीं हुई तो घट गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने और निकालने पर बैलेंस बदलता रहता है। और तीसरी है पठारी नदियाँ। अरे ये तो है बिल्कुल करंट अकाउंट जैसी। ये पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं। मतलब जब बारिश होती है तो इनमें भयंकर बाढ़ आ जाती है, और गर्मियां आते आते ये लगभग सूख जाती हैं। इनका बिहेवियर एकदम एक्सट्रीम होता है। तो अब जब हमने नदियों के टाइप समझ लिए हैं, तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं, यानी गंगा नदी पर। चलिए इसके कुछ खास राजों से पर्दा उठाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसे आज दूर करते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से गंगा नाम से नहीं निकलती। जो धारा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम भागीरथी है। फिर जब ये भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, तब जाकर उस मिली जुली धारा को हम गंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा का सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 1450 किलोमीटर। ये बिजनौर से लेकर बलिया तक राज्य के 28 जिलों से होकर गुजरती है। ये भारत के किसी भी राज्य में गंगा का सबसे लंबा सफर है। सचमुच उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा। अब एक बहुत जरूरी सवाल, गंगा यूपी में एंट्री कहाँ से लेती है और निकलती कहाँ से है? इसे याद रखने के लिए एक अचूक बीबी ट्रिक है। पहला भी यानी बिजनौर, जहां से गंगा यूपी में एंटर करती है, और दूसरा बी यानी बलिया, जहां से ये राज्य से बाहर निकलकर बिहार में चली जाती है। बी से बिजनौर, बी से बलिया, सिंपल। वाराणसी के पास गंगा एक बड़ा ही अजीब मोड़ लेती है। जो नदी आमतौर पर दक्षिण पूर्व की ओर बह रही होती है, वो यहाँ एक बहुत कठोर चट्टानी जमीन की वजह से अचानक उत्तर की तरफ घूम जाती है, और इसी अनोखे मोड़ की वजह से वाराणसी शहर गंगा के बाएं किनारे पर आ जाता है। और हाँ, एक लेटेस्ट अपडेट भी है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था, और अब 17 अक्टूबर 2023 को इसे आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। गंगा की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और उसके अपने उलझे हुए परिवार के पास। यहाँ भी कुछ बड़ी दिलचस्प पहेलियां हैं। देखिए, यहाँ एक नाम है जो बहुत कंफ्यूज करता है, टोन्स नदी। असल में टोन्स नाम की 2 नदियां हैं। एक टोन्स है जो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर यमुना में मिलती है, और दूसरी टोन्स दक्षिण के पठार से आती है और सीधे गंगा में मिलती है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियों की, जो दक्षिण के पठारी इलाके से आकर इसमें मिलती हैं। ये नदियां उत्तर प्रदेश के नदी सिस्टम में एक अलग ही रंग भरती हैं, और ये यमुना से कहाँ मिलती हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है।
इन चारों नदियों और इनके संगम को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। चंबल के डाकू इटावा गए, सिंध का जाल बुनकर बेतवा के वीर ने हमीरपुर में केन को बांधा। मतलब चंबल मिलती है इटावा में, सिंध जालौन में, बेतवा हमीरपुर में और केन बांदा में यमुना से मिलती है। चंबल नदी का नाम आते ही बीहड़ याद आते हैं, है ना? पर ये बीहड़ बने कैसे? इसके पीछे का विज्ञान है गली इरोजन। आसान भाषा में समझें तो जब तेज बहता हुआ पानी नर्म मिट्टी को काटता जाता है तो वो जमीन में गहरी गहरी नालियां या खाइयां बना देता है। यही है चंबल के मशहूर बीहड़। और इसी गली इरोजन ने चंबल के उन कुख्यात बीहड़ों को बनाया। ये 20-30 मीटर गहरी खाइयां दशकों तक बागियों के लिए एक कह सकते हैं कि एक नेचुरल किला बनी रही, जहां पहुंचना नामुमकिन सा था। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे भूगोल ने सीधे सीधे इतिहास को शक्ल दी है। तो अब तक की हमारी इस पूरी जासूसी से ये तो साफ है कि ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस नदी तंत्र के असली महत्व को समझते हैं, यानी कि द फाइनल रिवलेशन। तो अंतिम रहस्योद्घाटन ये है कि उत्तर प्रदेश की नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि इस राज्य की लाइफलाइन है, इसकी धड़कन है। यही हमारी खेती को सींचती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, हमारे शहरों को बसाती हैं, हमारी संस्कृति और पहचान को बनाती हैं और एक शानदार बायोडायवर्सिटी को भी पालती हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी है या फिर ये एक जीता जागता नक्शा है जिसने एक पूरी सभ्यता का अतीत, आज और आने वाला कल सब कुछ लिखा है? इस पर सोचिएगा जरूर।